नमस्कार। मैं मितेश मकवाना एक बार फिर से इस वीडियो में वेलकम कर रहा हूँ। आज ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है मेरा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक अगर मैं कहने जाऊँ तो समाज सेवा एक ऐसा दौर है, एक ऐसा जीवन है जिसमें बहुत लोग प्रयास करते हैं। कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं तो कुछ लोग अपना रास्ता पीछे भी खींच लेते हैं। पर जो हर मुश्किल या हर समय के साथ लड़ना जानते हैं और जिनका जीवन ही समाज के लिए बना है और जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं समाज के लिए, समाज को एक अच्छे लेवल पर ले जाने चाहते हैं, तो वो लोग कभी पीछे नहीं हटे। उनमें से एक हमारा एनजीओ भी है। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा पूरे भारत को कि एनजीओ क्या होते हैं। बरसों पहले है ना, एक सिंपल सा सिस्टम था कि कर देते थे राजा को। फिर कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते जो दान पुण्य करते थे मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं लोगों को। आज भी हम लोग कर तो देते हैं सरकार को इनकम टैक्स में रूप में, चाहे छोटी सी सैलरी हो या बड़ा लेवल का बिजनेसमैन इनकम हो, सब लोग टैक्स पे करते हैं। हम कुछ भी खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स पे करते हैं सरकार को। पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं। अब डोनेशन देने का भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे व्यक्तिगत रूप से किसी ने डोनेशन दे दिया या कोई खुद जाके कुछ दे रहा है या कुछ अलग प्रकार से कोई फंक्शन रख के कर रहा है। बहुत हज़ारों तरीके हैं अच्छाई की, समाज सेवा की। और हम कहते हैं कि ये चीज़ होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मानवता हर किसी के अंदर यहाँ पर वास करती है और वो होनी चाहिए। मानवता बहुत ज़रूरी है। पर एक सिस्टम है एनजीओ। मैं आप सभी को एक दौर बताऊंगा। जैसे अभी ये कोरोना की महामारी के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे संस्थाओं ने, बहुत सारे एनजीओ ने खाना खिलाया, बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प की। तो ऐसी कड़क समय में सहायता एनजीओ मतलब नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रहती है, ये सब करती हैं। तो बेसिकली क्या है कि मेरा कहने का विज़न इतना ही है कि बहुत सारी संस्थाएं एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, बहुत सारी महिलाओं के ऊपर काम कर रही है, बहुत सारे खाने के रिगार्डिंग खेतीबाड़ी के ऊपर या ऐसे बहुत जितने भी टॉपिक हैं सब पर अलग अलग एनजीओ काम कर रहा है। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हर कोई एक तरीके के काम नहीं कर रहा है। हर डिफरेंट तरीके से लोग काम करते हैं। जैसे हमारा ये जो बाल विकास और महिला विकास पर काम कर रहा है, तो फिलहाल हम कुपोषण बेस पर काम कर रहे हैं। कुछ लोग अलग तरीके से खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिन पर हर एक काम कर सकता है। एजुकेशन में बहुत सारी फील्ड है। एजुकेशन है तो एजुकेशन में भी बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर एक संस्थाएं काम कर रही है। तो इन सभी संस्थाओं का जो मेन मोटिव रहता है वो रहता है समाज को हेल्प पहुंचाना, समाज तक सेवा पहुंचाना। पर ये संस्थाएं चलती कैसे हैं? दो तरीके से। एक व्यक्तिगत रूप से फंड डोनेशन जो हर व्यक्ति देता है, और एक सीएसआर। अब सीएसआर संस्था को मिलता है एटीजी रजिस्ट्रेशन होने के बाद। मतलब संस्था को 1-1.5 साल 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद उसको एटीजी मिलता है और उसके बाद ही उनको सीएसआर फंड स्टार्टअप होता है। तो उससे पहले उनको जो भी एक्टिविटी करनी है या तो अपनी जेब से वो लोग निकाल कर इस सेवा को प्रोवाइड करते हैं या समाज में एक मैसेज देकर समाज से डोनेशन हेल्प मांगकर, जैसे हम लोग करते हैं, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट करता है उस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से डोनेशन लाने का प्रयास संस्था के मुख्य व्यक्ति है, वॉलेंटियर्स, मेंबर्स सब लोग करते हैं और इस तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो यही चीज़ के लिए मैं आपको मतलब पूरे भारत को एक इतना ही छोटा सा भी बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा दिया गया 1 रुपया भी एनजीओ के लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। कि कुछ लोग हैं ना जीवन में टाइम देते हैं और सेवा देते हैं, कुछ लोग पैसा देकर सेवा देते हैं।
अब एनजीओ के कुछ जो व्यक्ति हैं जो अपना पूरा जीवन समाज को डोनेट कर देते हैं, तो अब उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लोग हर बार हर एक्टिविटी को कंटिन्यूसली कर पाए। जैसे बहुत सारे एनजीओ टेम्पररी एक्टिविटी करते हैं, मंथ में एक बार, 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार। बहुत सारे एनजीओ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो हर साल उनको करनी पड़ती है, या बहुत सारे एनजीओ ऐसे करते हैं जो हर महीने करनी पड़ती है, या बहुत सारे एनजीओ का काम ऐसा भी होता है जो हर दिन चलता है। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है कुपोषण सहाय वितरण, जिनमें हम 1 साल से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें आंगनवाड़ी के रिपोर्ट के अनुसार, जो ICDS सिस्टम है उसके अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र जो चलते हैं उनके रिपोर्ट के अनुसार जो लाल ग्रेड के बच्चे हैं उन बच्चों को रोज़ाना दूध जिससे कैल्शियम मिले, खजूर जिससे आयरन मिले, चना जिससे प्रोटीन मिले, ये सब चीज़ देकर, और वीक में एक बार फ्रूट जो विटामिन्स की कमियों को संपूर्ण करता है, तो एक अच्छा आहार रोज़ाना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सब एक्टिविटी किस बदौलत होती है कि समाज से सपोर्ट मिल रहा है, समाज से हेल्प मिल रही है। और मैं दिल से कहूँगा मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट, जिसको समाज से अच्छी से अच्छी हेल्प मिल रही है। अभी हमारा CSR फंड स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम व्यक्तिगत रूप से ही डोनेशन ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ATG अप्लाई किया है, तो उसको भी आने में अभी कुछ 6-7 महीने 8 महीने लग जाएंगे। तो तब तक हमें व्यक्तिगत रूप से ही फंड डोनेशन इकट्ठा करना है। आज करीबन हमारे 30-40 लोगों 50 लोगों के ऊपर टीम हो चुकी है, तो उसी टीम का पूरा सपोर्ट रहता है, और उसी सपोर्ट के आधार पर आज हम लोग इस एक्टिविटी को चला रहे हैं। अब तक हम एक गांव में चला रहे थे 5 बच्चों के लिए, जिनमें से एक बच्चे का रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया और अब 4 बच्चे रहे हैं। अब एक और गांव में स्टार्टअप किया है, वहाँ भी 4 बच्चे हैं लाल ग्रेड के, उन बच्चों को भी सेवाएं हमने स्टार्टअप की हैं। और इसी तरह आप सबका सपोर्ट रहा तो अगले महीने हम और गांव में भी शुरुआत करेंगे। पर हमारा जो वर्क मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि जिसको हर महीना हमें कंटिन्यूसली देना पड़ता है। अब करंटली अगर मैं बताने जाऊँ तो अभी एक गांव में जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था 17/10/2020 से, वो आज तक कंटिन्यू है। आज है 22/5/2021, तो आज तक वो कंटिन्यू है। और अब तक हमें टोटल 211 दिन, मतलब जिन दिनों हम नहीं दे पाए हैं या किसी वजह से छुट्टी हो गई उनको हमने नहीं गिना है, जितने दिन दिए हैं उसके मुताबिक 212 दिन आज हमको होने आए हैं इस प्रोजेक्ट को। तो उसी का पूरा अपडेट भी अगर आप मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट वडोदरा, ये नाम से हमारा फेसबुक पेज है, रिपीट करता हूँ, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट वडोदरा, ये नाम से हमारा फेसबुक पेज है। और इंस्टाग्राम पर मितेश फाउंडेशन वडोदरा, मितेश स्पेस फाउंडेशन स्पेस वडोदरा, इतना आप लिखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पेज भी हमारा मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप हमारी एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा कट रहेगा। अगर वही चीज़ आप फुल्ली इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फेसबुक के हमारे एनजीओ के पेज पर जाइए, और मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट लिखना है, उसके पीछे वडोदरा लिखना है, तो हमारा जो मेन पेज है वो ओपन होगा। और उसके अंदर जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं रोज़ाना हम अपडेट देते हैं, जिससे क्या है कि आज जितने भी बच्चों को दिया गया तो उसकी पूरी जानकारी उधर हम अपडेट कर देते हैं, जिससे आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो इसी के साथ कि हम जो ये रोज़ाना दे रहे हैं, अब यहीं कंटिन्यूसली हमने एक सिस्टम शुरू किया है कि हर महीना एक फ़िक्स डोनेशन अगर संस्था को मिलता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हमारे पास आज 10,000 रुपये डोनेशन आ रहा है तो हम पता कर पाएंगे कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट चला रहा है उसका एक्सपेंस, रेगुलर हमारा एक्सपेंस मिलाकर क्या 10,000 में हम और गांव बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ा सकते हैं और गांव की जिम्मेदारी ले सकते हैं तो हम तुरंतली अगले महीने से उसको भी स्टार्टअप करेंगे। क्यों? क्योंकि एक अगर फिक्स डोनेशन आ रहा है हमारे पास जो हर महीने हमें आने वाला है, ये हमें पता है, तभी हम इस चीज़ को जिम्मेदारी ले सकते हैं। क्योंकि आज किसी एक गांव में स्टार्ट किया और अगले महीने डोनेशन नहीं आया तो संस्था अपनी एक्टिविटी नहीं चला पाएगी, और उससे ख़राब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसी के लिए हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया कि भाई हर महीने अपनी ओर से एक छोटा सा डोनेशन देकर हमारे सपोर्ट करें,
मैं बेसिकली इतना कहना चाहूँगा कि हर महीने आप कम से कम 10 रुपया, अब 10 रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है या छोटी भी नहीं है। छोटी इसलिए नहीं है क्योंकि यही 10 रुपया अगर 1000 लोग दे तो 10,000 बनते हैं, 1,00,000 लोग दे तो 10 लाख बनते हैं, और वहीं 10 रुपया के लिए संस्था को 1,000 लोगों को ढूंढना पड़ेगा तब 10,000 होंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। अब मेन जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इतना है कि 10 रुपीज़ के बहाने आप एक अच्छे कर्म के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है कुपोषण सहाय वितरण, वो एक पालक पिता के रिलेटेड या पालक माता के रिलेटेड, या ऐसा समझ के चलिए कि आपको एक भाई बनने का, एक बहन बनने का, एक माता बनने का या एक पिता बनने का मौका देने वाला ये सिस्टम, ये हमारा प्रोजेक्ट है। जिसमें एक सिंपल बताना चाहूँगा, जैसे मेरा जन्म हुआ तो एक मेरी माँ है जिन्होंने मुझे पैदा किया, और एक मेरी भारत माँ है जिनके लिए मेरी फ़र्ज सबसे पहले बनती है, क्योंकि मेरी पहचान सबसे पहले मैं इंडियन हूँ और उसके बाद मैं अपने गांव का बेटा हूँ। तो यही चीज़ सबके लिए लागू पड़ती है। तो जैसे हम हमारे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, उस तरीके से हमें हमारे देश की जिम्मेदारी भी उठानी रहती है। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई सिपाही बन जाए, सिपाही बनना भी बहुत बहुत हिम्मत वाली बात होती है, पर बहुत अलग अलग तरीके से हम हमारी भारत माँ को सपोर्ट कर सकते हैं। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक समाज सेवक के रूप में मेरी भारत माँ के काम आऊँगा और मेरे भारतवासियों को काम आऊँगा, कि मेरे पास जो भी टैलेंट है उस टैलेंट का उपयोग मैं अपने भारतवासियों के लिए करूँगा। अभी शुरुआत में हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही हमारा CSR फंड स्टार्ट होता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें कहीं ज़्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिनके साथ NGO के साथ जुड़कर वो एक छोटी सी सैलरी के स्टार्टअप पर संस्था के साथ सेवा भी दे सकेंगे, उनको एक जॉब भी मिलेगी। मतलब बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, समाज के करोड़ों लोगों तक एक अच्छी सेवा पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ तब संभव हो रही है जब आपका हमें सपोर्ट है। आप एक कंपनी के रूप में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें एक व्यक्ति के रूप में सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनी भी किसी व्यक्ति से ही चलती है, तो मेन चीज़ है कि व्यक्ति अगर सपोर्ट करता है। और मैं इतना बताना चाहूँगा, हर किसी के दिल में है ना, यहाँ पर हार्ट होता है, और उस हार्ट में मानवता हर किसी के मन में बसी है। कुछ लोगों ने कहीं गलत काम होने की वजह से उस मानवता को मार दिया कि भाई ये सही नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जैसे 5 उंगलियां एक तरीके की नहीं होती है, एक छोटी होती है, कोई उससे बड़ी होती है, कोई उससे बड़ी होती है। पाँचों का काम भी अलग अलग है। अगर हम खाने के लिए उपयोग करते हैं ना, तो मुंह के अंदर 2 या 3 उंगलियां जाएंगी, 5 नहीं जाएंगी। तो बेसिकली ये है कि हर किसी का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमें हमारा कर्म करता रहना चाहिए। जैसे आज कोरोना जैसी बहुत बड़ी महामारी आई, तो उसका कारण क्या है? क्या कोई केमिकल है या ये नहीं? अकेला हाँ, हो सकता है कोई केमिकल हो सकता है या कोई वायरस हो सकता है, बेसिकली हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ इस चीज़ को। पर हमारा कर्म भी है कि जब हम कुदरत को बहुत बहुत ख़राब लेवल पर परेशान करेंगे ना, तो कुदरत छोड़ेगी नहीं। बहुत अलग अलग तरीके से उसको मार पड़ेगा, और उसका जिम्मेदारी हर एक मनुष्य का है। आप अकेले या मैं अकेला नहीं, हर कोई जिम्मेदार है इस महामारी के सर्जन का। और आज हम लोग सब लोग साथ में मिलकर इस महामारी को झेल रहे हैं। मैं एक सिंपल बताना चाहूँगा, क्या कोई भी रोड पर रहने वाला बंदा जो ब्रिज के नीचे रह रहा है, या जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कैसे बंदे को कोरोना हुआ? नहीं, हम लोग घर में अच्छे से रह रहे हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिना ज़रूरी कहीं नहीं जा रहे हैं, फिर भी हमें कोरोना हुआ जा रहा है। क्यों भाई? क्यों? हमने क्या कोई गलत काम किए? क्या आप एक अच्छी सी गाड़ी लेके घूम रहे हो तो गलत है क्या? नहीं। आप अच्छे से घर में रह रहे हो, गलत है? नहीं। पर कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां करते हैं और अपनी मानवता को भूल चुके हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है, ऊपर वाला कुछ लोगों को ऊपर तो कुछ लोगों को नीचे अलग अलग तरीके से रखता है। पर जिन लोगों को ऊपर इसलिए रखता है
कि वो दूसरों को काम आ पाए। क्या दिल से बताओ, हम किसी को काम आ पा रहे हैं? हम किसी को मदद कर रहे हैं या छोटे मोटे से डोनेशन देकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं? अब मैं बताना चाहूँगा, आप व्यक्तिगत रूप से डोनेट करते हैं तो उससे क्या होगा, आप एक दिन किसी को संभाल पाएंगे, एक दिन सपोर्ट कर पाएंगे। पर अगर आप एनजीओ के माध्यम से, आप संस्थाओं के माध्यम से अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं एक सिंपल सा वे बताऊंगा आज आपको कि जिन भी लोगों का 10,000 या 10,000 प्लस सैलरी हैं, वो लोग अपनी इनकम का आधा % या 1% डोनेट करें, या कम से 1% से 10% के बीच में आपको जो ठीक लगे वो डोनेट करना स्टार्ट करें। अब मान के चलिए कि 1% के मतलब कि आपको 100 रुपया डोनेट करना है, तो आप 10 ऐसी संस्थाएं ढूंढ लीजिए जिनको 10-10 रुपया डोनेट करें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी एक को डोनेट करें, या आप एक को भी डोनेट कर सकते हैं या आप 10 संस्थाओं को भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे हमारा बच्चों के लिए चल रहा है तो हमें आप 10 रुपया डोनेट कर रहे हैं, कोई एजुकेशन पर सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें 10 रुपया डोनेट कर रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से, मतलब आप 10 संस्थाओं को ढूंढकर 10 संस्थाओं को डोनेट कर रहे हैं। तो सोचिए कि आपकी तरह और लोगों ने डुप्लीकेट किया तो हर एनजीओ के पास, हर संस्था के पास, चाहे वो लोकल लेवल पर चल रही है, या ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ गूगल पे में या फ़ोन पे में या अमेज़ोन पे में जो डोनेट करने वाली संस्थाएं जो दिखती है, जो बड़े लेवल पर हैं, उन्हीं को डोनेट करें। ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अभी रजिस्टर हुई है या बहुत टाइम से रजिस्टर है पर उनके पास इतना फंडिंग नहीं है, वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपनी जेब से निकाल के कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को ढूंढिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें आगे लाने का प्रयास कीजिए, उन्हें सपोर्ट करिए, बोलिए कि हम आपके साथ हैं, हम हर महीने आपको एक छोटा सा डोनेशन देंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं हज़ारों रुपया दे दूंगा या लाखों रुपया दे दूंगा, पर मैं 10 रुपया तो दूंगा हर महीने। हर संस्था को सपोर्ट करिए। जैसे हमारी संस्था को आज करीबन 30-40 लोग हर महीना 10 रुपया 100 रुपया डोनेशन हमें दे रहे हैं और हर महीना देने वाले हैं कंटिन्यूसली। तो इसी तरह आप और संस्थाओं को भी सपोर्ट दे सकते हैं, और या तो कोई एक जगह पर भी डोनेट कर सकते हैं। मैं सबको इतना ही कहूँगा, अलग अलग जगह कीजिए जिससे बहुत सारी संस्थाओं को सपोर्ट मिले, और वो जो अपनी सेवा, अपनी एक्टिविटी, अपने समय को जो डोनेट कर रहे हैं, जैसे मैं या मेरी टीम आज जो समय डोनेट कर रहे हैं, तो हमारा रोज़ाना एक ही प्रयास होता है कि हम जो डोनेशन बेस हैं, जो अभी डोनेशन हमारा संस्था में आ रहा है, वो डोनेशन को थोड़ा और बढ़ाया जाए, जिससे हम लोग और गांव की जिम्मेदारी भी ले पाए, पर वो डोनेशन ऐसा हो जो हर महीने आने वाला हो, फिक्स डोनेशन हो। जैसे वन टाइम कोई 500 रुपया या 1000 रुपया डोनेट कर देता है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, पर वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहता है। दूसरे महीने कैसे करना है, कन्फ्यूज़न रहता है। तो यही कन्फ्यूज़न दूर कैसे हो सकता है, तो बोला हर महीने अगर एक फ़िक्स डोनेशन, अगर हमें सिर्फ 10 रुपया डोनेट करने वाले या 100 रुपया डोनेट करने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं या 10,000 लोग मिल जाते हैं, तो हमारे पास एक फ़िक्स डोनेशन हो गया, और जिसमें हम क्लैरिफाई करते हैं डोनर को कि भाई इस तरीके से अगर आप हर महीने देना चाहते हैं तो हम आपका नाम नंबर अपनी लिस्ट में लिख देते हैं, और आप हमें हर महीने रिमाइंडर भी करवाएंगे जिससे आप हमें डोनेट कर पाएंगे। तो डिजिटल सिस्टम से हम लोग डोनेशन ले रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि अभी जस्ट 3 साल संस्था को कंप्लीट हुए, तो 3 साल के रिगार्डिंग अकाउंट्स मैंने सब क्लियर किए। उस अकाउंट में सीए के साथ बातचीत में उन्होंने बताया, बहुत अच्छी सिस्टम बताई कि अब हमारा मतलब ये जो एनजीओ विभाग है, चैरिटेबल कमिश्नर जो सर हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब वो कब से चल रहा है ये तो आइडिया नहीं है, पर मुझे इतना बताया कि मुझे अभी पता चला कि भाई 2000 के ऊपर डोनेशन ले रहे हैं, तो 2000 डोनेशन का उपयोग हम कहाँ करें या डोनेशन कौन दे रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उनको देनी है। तो बेसिकली जो डोनेशन 2000 दे रहा है, तो उनके पास से संस्था को पैन कार्ड नंबर उनका लेना है, जिससे उनका पैन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनके अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाएगा कि हाँ भाई ये बंदे ने समाज के लिए अपनी ओर से एक डोनेशन, एक मतलब जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। तो उस बंदे की विगत भी सोशल डिपार्टमेंट में जाती है, तो उससे उनकी भी एक मतलब जो पहचान है वो एक भारतीय के रूप में बहुत अच्छी हो जाती है। जो लोग 2000 से कम डोनेशन दे रहे हैं उन सबको रसीद देना कंपलसरी है हर एनजीओ को, चाहे वो ऑनलाइन डोनेशन आए या कैश डोनेशन आए, उनको रसीद बना के देना कंपलसरी है। तो ये एक नया सिस्टम जानने को मिला कि अब तक हम लोग कैश डोनर को ही रसीद देते थे, ऑनलाइन डोनर को कोई रसीद नहीं देते थे, क्योंकि ऑनलाइन डोनेशन तो उन्होंने डायरेक्टली एनजीओ के अकाउंट में किया है, तो उन्हें रसीद चाहिए होती है तो हम देते थे, वरना नहीं देते थे। कि अगर कोई मना करता है तो ठीक है, कोई इशू नहीं। पर अब ये है कि अगर कोई बोलता है कि भाई चलो मुझे अपने नाम की रसीद नहीं चाहिए, तो हमें रसीद तो बनानी पड़ेगी। अब वो किसी के भी नाम की हो सकती है या भगवान के नाम की भी हो सकती है, XYZ,
कोई भी रूप में रसीद बनाकर एनजीओ को देनी है, एनजीओ के अकाउंट में जितने भी पैसे पड़ रहे हैं। तो बेसिकली एक अच्छी चीज़ जानने को मिली कि हमारी जो सरकार है, हाँ, हमारा जो सोशल मतलब लॉ है जो एनजीओ को हैंडल करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छे से लेवल से अपना जो काम है वो कर रहे हैं। और इसी चीज़ के साथ मैंने आपको बताया कि भाई हर एक संस्था को सपोर्ट कीजिए, एक छोटा छोटा डोनेशन बांट दीजिए। जैसे मैंने बताया कि भाई 10,000 के ऊपर आप एक अपनी अमाउंट का, अगर आप 50,000 लाख रुपया कमाते हैं तो अपने अकाउंट का 1% से 10% के बीच में अमाउंट डोनेट करें। आपका ये जो डोनेशन सपोर्ट है ना, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आज अगर हम कमा रहे हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट रहता है। एक परिवार का पार्ट रहता है, अपनी पत्नी का रहता है, अपने माँ बाप का रहता है, अपने बच्चों का रहता है, समाज का रहता है, सरकार का रहता है। तो ऐसे बहुत सारे डिविडेशन होते हैं और हम लोग क्या करते हैं, बस जो सैलरी आई उस पर पूरा हमारा हक है, हमने मेहनत की है। पर एक चीज़ बताऊं, हर कोई मेहनत करने निकलता है, भले आप मेहनत हाथों से करते हैं, दिमाग से करते हैं, हर एक चीज़ से करते हैं, पर उसमें कोई ना कोई छोटे से छोटा सपोर्ट, छोटे से छोटा पार्ट आपके जीवन में निभाता है। जैसे आप जा रहे हैं, बाइक लेकर जा रहे हैं और बाइक लेकर जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो पेट्रोल भरने वाला जो आपको सर्विस दे रहा है, भले वो पगार ले रहा है पर वो सर्विस दे रहा है, उनकी सर्विस की वजह से आप वहाँ से निकल पा रहे हैं। वो हवा भरने वाला जो आपको सर्विस दे रहा है, अगर हो सके तो उनको 1-2 रुपया की सपोर्ट करें। हवा भरने वाले का सैलरी बहुत ज़्यादा होकर कितना होगा, 6,000, 7,000, 7,500, 8,000, 9,000, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। पर जनरली देखोगे हवा भरने वाला इंसान बहुत दूर से आता है या उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती। अगर कभी कभी आप उनको पूछ लिया करो, भैया कैसे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको पैसे से मदद करो, भैया कैसे हो, या एक पेट्रोल वाले से पूछ लिया करो, भैया कैसे हो, ठीक हो ना, परिवार सब सही है ना। उनको एक खुशी होगी कि चलो भाई ये रोज़ आने वाला बंदा दिल से मुझे जानता है। जैसे कि जब से मैंने ड्राइविंग स्टार्ट किया तो मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, कुछ चीज़ें मैंने सीखी कि रात को मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी जो स्ट्रेट लाइट, एक्टिवा में 2 लाइट रहती है, एक स्ट्रेट लाइट और एक डाउन, तो मैंने स्ट्रेट लाइट हाईवे पर चला कर रखता हूँ कि हाईवे से अगर मैं घर जा रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइट के बदौलत जाता हूँ, और जैसे ही मैं हाईवे के नीचे उतरता हूँ तो मैं स्ट्रेट लाइट बंद कर देता हूँ जिससे सामने वाले के आंखों पर ना पड़े। क्योंकि मैं जब हेलमेट पहन के चलाता हूँ तो मुझे पता है आंखों के कांच के सामने एक बड़ा सा सूर्य बन जाता है और उसकी वजह से कुछ दिखता नहीं। अभी की जो नई LED सिस्टम आई है उसकी वजह से तो कुछ भी नहीं दिखता है, तो उससे एक्सीडेंट होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जितने भी लोग ड्राइव करते हैं, चलाने वाले लोग हैं, वो सब चीज़ भी ये चीज़ में ध्यान रखें कि भाई जैसे ही आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे उजाला बहुत ज़्यादा हो तो अपने स्ट्रेट लाइट चलाने की ज़रूरत नहीं है, डाउन लाइट पर ही आइए। और अगर आपके सामने कोई आ रहा है, एक्टिवा लेकर आ रहा है या ऐसी कोई छोटा मोटा व्हीकल है और जो सामने से आ रहा है, तो अपनी स्ट्रेट लाइट को बंद करें और डीम लाइट पर आप अपनी गाड़ी को जाने दें। आप कार चला रहे हैं तो डीम लाइट पर जाने दें अगर आपके सामने कोई आ रहा है, तो जिससे क्या है कि सामने वाले की भी सेफ्टी होगी और हमारी, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ, अब उसकी वजह भी आप एक बन गए, आप एक बुरे कर्म के साथ जुड़ गए। दूसरी चीज़, अगर वो आपसे टकरा गया तो आप भी ठुक गए, वो भी ठुक गए, मतलब सबका नुकसान हुआ। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ बताइए मुझे। समाज में अगर हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं तो हम अपने आप तो कानून नियम में रहकर चलाकर अपने आप को बचाकर समाज को सपोर्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अगर मैं बताने बैठूं तो हाँ शायद कम टाइम नहीं लगेगा, पूरा दिन बोलता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का अर्थ इतना ही है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें समझनी है। हर लोगों के साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट से बात कीजिए, गुस्सा अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें हमेशा मुस्कुराहट रहती है, वो है समाज सेवक, जो हर किसी का भला सोचता है, हर किसी के लिए दिल से सोचता है, चाहे उसने उसको एक चाटा क्यों ना मारा हो, फिर भी वो उस इंसान के बारे में बहुत अच्छी सोच रखता है। वो है एक समाज सेवक। एक समाज सेवक का जीवन बहुत डिफरेंट होता है, जिनमें कभी कभी उनको सबका सुनना पड़ता है, तो कभी कभी उनकी एक्टिविटी पर सवाल उठाया जाता है, कभी कभी उनकी एक्टिविटी पर डाउट किया जाता है, बहुत 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 तरीके से अलग अलग, फिर भी वो डरता नहीं है और अपना काम करते जाता है। और आज तो एक उसमें पढ़ाई BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क,
ये सब डिग्रियाँ लोग लेते हैं और उसी के बेसिस पर ये समाज सेवक के काम में जुड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, पॉलिटिकल लेवल पर समाज सेवक, सब बहुत तरीके से आप समाज सेवक बन सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया भाई, आपसे जो बन पड़े एक छोटा सा सपोर्ट एनजीओ को स्टार्ट करें, क्योंकि मैं सिंपल बताऊंगा, आप व्यक्तिगत रूप से जाकर किसी को दे देंगे ना, आप एक बार दे पाएंगे, पर अगर आप कोई संस्था का सपोर्ट कर रहे हैं तो संस्था जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके माध्यम से कहीं लाखों लोगों तक ये सहायता को पहुंचा पाएगी। अगर मान के चलिए कि भारत के 130 करोड़ हैं, 130 करोड़ में कोरोना की वजह से 30 करोड़ लोग नहीं रहे, मान के चलिए 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10% लोग, मतलब 10 करोड़ लोगों ने अपनी इनकम का 5% भी डोनेट किया ना एक महीने में कंटिन्यूसली, मतलब एक महीने में अगर मान के चलिए कि सबने 10 रुपया डोनेट किया तो 10 करोड़ के पीछे में एक महीना लगा, मतलब 100 करोड़ रुपए का डोनेशन बहुत अलग अलग तरीके की संस्थाओं को मिलकर मिला। सोचिए भारत को कितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सोचिए, क्या 10 रुपये में कोई गरीब हो जाएगा? नहीं। कोई अमीर हो जाएगा? नहीं। पर बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से बहुत सारे समाज के लोगों को, बहुत ज़रूरतमंद लोगों को सपोर्ट मिलेगा। और एक और जिम्मेदारी मैं सभी संस्थाओं को भी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि हर एक संस्था अपने से अलग डिफरेंट काम करने वाली संस्थाओं की एक्टिविटी, उनकी जानकारी नोट करके रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर कॉल आया कि भाई सर हमें कोविड में इस तरीके से हेल्प चाहिए, इस तरीके से हेल्प चाहिए। अब हो सकता है कि मेरी तरह और भी संस्था ऐसी हो जो इतना फंड डोनेशन ज़्यादा अवेलेबल उनके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हर टॉपिक पर सपोर्ट कर सके। पर हाँ, हम एक चीज़ तो कर ही सकते हैं कि हम भाई उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये संस्था है जो इस तरीके की मदद देती है, या ये जगह पर आपको मदद मिल पाएगी। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी रहती है। तो इसी को मैं अब से फॉलो करने लगा हूँ और मैं खुद भी नोट डाउन कर रहा हूँ कि भाई ये संस्था इस तरीके से काम करी, ये संस्था इस तरीके से काम करी है, उसकी डिटेल्स इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि मेरे पास किसी का भी कॉल आए मुझे उसको मना नहीं करना पड़े कि हाँ भाई मैं नहीं दे सकता हूँ, पर ये संस्था दे सकती हैं या ये जगह से मिल सकता है आपको। जैसा हमारा अभी बच्चों के ऊपर काम है, तो हम बच्चों के ऊपर भी जो कुपोषण प्रोजेक्ट है वो अभी पूरे भारत में एक साथ शुरू करना चाहे तो वो संभव हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास CSR डोनेशन नहीं स्टार्टअप होता या पूरे भारत का सपोर्ट हमें नहीं मिलता, तब तक हम ये चीज़ नहीं कर सकते। जैसे जैसे सपोर्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारी सेवाएँ और गाँव में बढ़ती जाएगी। और मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता है। आज सुबह ही मैंने एक अच्छा सा मैसेज पढ़ा कि जीवन में 2 ही धर्म होते हैं, 2 ही जाति होती है, एक पुरुष और एक महिला, और जीवन का सबसे महान धर्म एक ही है, मानवता। मानवता से बड़ा कुछ नहीं है भाई। हम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाने वाले हैं, बस एक चीज़ है, हम हमारे कर्मों को अच्छा बना सकते हैं। एक चोर अपने जीवन की कर्मों को समझकर, अपनी भूलों को समझकर, उसको कुर्बान कर कर वो अच्छाई के मार्ग पर बढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अब तक हैं, आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे। एक मतलब गलत राह से सही राह पर आने वाले बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे लोग हैं। और ईश्वर एक ही चीज़ कहता है, या खुदा एक ही चीज़ कहता है, भाई अपने कर्म को सुधार कर अगर तू बढ़ना चाहता है आगे तो मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। पर हर बार ये भी नहीं होता है कि भाई आप गलत कर्म करते रहें और फिर आखिरी में हम सोचें कि भाई अभी हम गलत कर्म करेंगे और फिर आखिरी में अच्छे कर्म पे जुड़ जाएंगे। ये गलत है। यहाँ पर माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी उन लोगों को मिलेगी जो सच में बदलाव के ऊपर चाहते हैं या बदलाव करना चाहते हैं, या जो अभी से चेंज हो रहा है, जो अपने आप को अभी से गलत राह पर ले जाकर फिर आगे अच्छा करूँगा, ये गलत सोच है और इनको कभी नहीं माफ़ी मिलेगी। तो मैं उन हर बंदों को कहना चाहूँगा, अगर आपके पास दिल है ना तो उसमें मानवता होती है, और आगे आइए, सपोर्ट करिए, NGO को सपोर्ट करिए। आपसे जो बन पड़े वो डोनेशन हर महीना संस्थाओं को देना, सपोर्ट करना चालू करिए। हमारी संस्था का नाम है मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। हमारी संस्था वडोदरा से है
वडोदरा में काशीपुरा करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैंने रजिस्टर करवाया है। मेरे ही घर से मैंने ऑफ़िस रखा है कि जिससे मुझे रेंट कुछ देना ना पड़े। पर अभी हमने हमारी एक ऑफ़िस स्टार्ट की है खोडियार नगर में, और वो भी विदाउट रेंट है। यहाँ पर भी कोई रेंट हमें पे नहीं करना है। हमारे ही एक मेंबर की ऑफ़िस अवेलेबल है, जिसकी मतलब जिनकी ऑफ़िस को हम यहाँ पे स्टार्टअप किए, कि जो बंद हालत में थी उसको हमने स्टार्ट किया, और उनका परिवार का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है हमें कि हमें ऐसा मौका दिया, और मतलब बिना कुछ लिए वो संस्था मतलब एक अच्छे कर्म को सपोर्ट करने के लिए आगे आया है। बस कुछ बिजली का खर्चा होता है और आने जाने का खर्चा होता है, बस यही होता है। बाकी तो हमारा कोई खर्च नहीं है, और हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पर जो खर्च होता है वो होता है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अलग अलग सिटी में आप हमारी संस्था की ऑफ़िस भी खोल सकते हैं, पर वो तब संभव होगा जब पहले आप काम करके दिखें। क्योंकि मैं अपने जीवन का अगर एक निश्चय बताऊँ ना, तो मेरा एक ही चीज़ मानना है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, कर्म ही महान है, और मैं उसी को मानता हूँ। आप पहले कर्म करके दिखाइए, आपके कर्म में मुझे वो ताकत दिखी ना, मैं आपके लुक, आपके पढ़ाई या आपकी सोच के ऊपर ये निर्धारित नहीं करूँगा, या पहले बार में देखकर आपको निर्धारित नहीं करूँगा कि आप कहाँ लेवल तक समाज सेवा कर सकते हैं या कितने लेवल तक आप मेहनत कर सकते हैं। पर मैं निर्धारित करूँगा आपके कर्मों के ऊपर। आपकी सोच को देखा जाएगा, पर आपके कर्म देखे जाएंगे। क्या आप जो सोचते हैं वो कर पाते हैं? आपके वो कर्म इतने मजबूत हैं? जैसे मैंने अपने जीवन में रोड पर कागज़ बांट कर भी अपना समय निकाला है और अपने कर्मों को किया है। मतलब जो काम मैं नहीं कर सकता था या मेरे दिमाग, मेरी सोच में नहीं था, वो काम मैंने किए हैं। जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ माना है, काम काम होता है। मैंने हवा भी भरी है, मैंने पेट्रोल भी भरा है। मैंने जीवन में हर कोई काम, अगर आप मेरी प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर मितेश मकवाना पैडमैन या मितेश मकवाना सोशल वर्कर के रूप में आप, मेरी 4-5 प्रोफाइल हैं फेसबुक पर, और चारों प्रोफाइल मेरी पर्सनल हैं। तो उन सब पर जाकर आप मेरी जानकारी ले सकते हैं, या यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल है उस पर जानकारी ले सकते हैं, संस्था के चैनल से जानकारी ले सकते हैं कि मैं क्या सोच रखता था या मैंने जीवन में क्या क्या काम किए हैं। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर अपनी डिटेल्स रखना पसंद है, जिससे एक तो 2 फ़ायदा होता है। एक तो मेरी सही से लोकेशन आपको पता होती है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ, और दूसरी चीज़ कि इससे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं तो कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं कि चलो भाई, इस तरीके से भी काम होता है, इस तरीके भी सेवा होती है। तो मैं एक ही चीज़ को मानता हूँ, नेगेटिव सोचते हैं उनको मैं कभी नहीं लेता हूँ, पॉजिटिव ही रखता हूँ, क्योंकि अपने विचारों को भी पॉजिटिव रखता हूँ। हाँ, कोरोना के अंदर नेगेटिव रहो सब, बाकी विचारों को पॉजिटिव रखो। और मैं इतना ही बताना चाहूँगा, दिल में अगर कुछ कर दिखाने की हिम्मत है ना, तो कोई मुश्किल, कोई संकट या कोई समस्या आपको हरा नहीं सकती है। आपको सिर्फ आप खुद हरा सकते हैं जब तक आप हार नहीं मानते। और एक समाज सेवक के रूप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे भारत को कोरोना आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप खुद उसको बिगाड़ने नहीं देते। तो इसी के साथ मैं अपनी स्पीच का अंत करूँगा। अगर आपको सच में लगता है कि मैंने दिल से कुछ बताया, क्योंकि मैंने इस स्पीच को रट्टा मार के नहीं बनाया, जो दिल से आया, जो मैं कहना चाहता था। हाँ, मैंने प्रिपरेशन किया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। मुझे क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसका प्रिपरेशन मैंने किया, पर शायद वीडियो में मैं बहुत कुछ अलग बोला हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं आज तक रट्टा मार स्पीच कभी नहीं दे पाया हूँ। जो मेरे दिल में आता है वो मैं बताता हूँ, और मैं इतना ही मानता हूँ कि ये पूरा भारत मेरा परिवार है, मेरे परिवार का एक पार्ट है। हर घर में एक छोटी सी बहन है या एक बड़ी बहन है, एक माँ है, एक पिता है, एक भाई है, बड़ा या छोटा, हर कोई है, वो सब मेरे अपने हैं। मैं तो एक ही चीज़ को मानता हूँ कि भाई, एक झाड़ था जिसकी मूलियाँ बढ़ती गई, और उस मूलियों के बढ़, जैसे वड़ हमारे गुजरात में एक वड़ करके वट वृक्ष हिंदी में बोलते हैं, या गुजराती में कुछ ऐसा ही बोलते हैं। जो वड़ का पेड़ रहता है, उसके मतलब एक जो पेड़ खिलता है ना, तो उसके बाद उसकी डालियाँ नीचे आती है मूल के रूप में, और वो भी ज़मीन में जाती है, और वो भी थड़ की तरह हो जाती है। मतलब कुछ साल हो जाते हैं ना, जैसे वो 100 साल भी जीता है, 150 साल भी जीता है, तो उन 100 सालों के बाद आपको पता नहीं चलता कि उसका मेन कौन सा पार्ट है। मतलब सब अलग अलग हो जाते हैं, और सब एक थड़ जैसे बहुत बड़े थड़ की तरह हो जाते हैं। तो उसी तरीके से आज हमारा ये समाज है,
जिनमें शायद बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे अलग अलग चीज़ हैं, पर मैं एक चीज़ बताऊंगा भाई, हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप पिता के 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 पुरानी हिस्ट्री निकालेंगे ना, तो हम सब भाई हैं, हम सब किसी न किसी माँ के बेटे हैं। हम सब, ये सभी भी माएँ हमारी माँ हैं, हमारी भारत माँ है। उस तरीके से हम सब एक कनेक्टेड जुड़े हुए हैं, और मैं इसी को मानवता मानता हूँ। और इसी के साथ जो भी मेरा टैलेंट है वो मैं अपने भारत माँ को कुर्बान करता हूँ, और उसी के लिए जीऊँगा, उसी के लिए मरूँगा। जय हिंद।